जय हिंद और ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2004 पॉलिटिकल साइंस इंफॉर्मेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, इसके प्रश्न हम देखेंगे। ये जो 2004 का प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो अपने नोट्स के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रकार ट्रेंड रहा, ठीक है। तो इसके 2004 के पेपर 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो अपने नोट्स के माध्यम से। तो पेपर 2 में भी हम अभी सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन है, तो अभी इस वीडियो में मुख्यतः सेक्शन ए का चारों प्रश्न 1, 2, 3 और 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत भी 4 प्रश्न ए, बी एंड सी, और इन 4 प्रश्नों में किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की समस्या के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए देखो, यूएन पीस कीपिंग रोल इन डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसमें भारत वगैरह या जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो अपने फोर्स को एज ए पीस कीपर के तौर पर भेजा करते हैं कि कहीं भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा हो, तो वहाँ जो है शांति स्थापना के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए वो फोर्स को डिप्लॉय करेंगे। यूएन का क्या योगदान है, ठीक है, पीस कीपिंग रोल का, और खास करके डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में। देखो, एक तो जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो वो एक अलग बात है। कई बार देश के अंतर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, दो समुदाय में, स्टेट और पब्लिक में, ठीक है, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। दो इथनिक ग्रुप में, दो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप में, दो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई बार स्टेट जो है यूएन से कहती है कि आप हमारी मदद करें और हमारे राज्य में शांति स्थापना करें, तो उस राज्य की सहमति पर जो है यूएन के पीस कीपर वहाँ जाते हैं, ठीक है, अपने मन से वो नहीं जाते। ये चीज़ हो गया। तो वो जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि यूएन का क्या योगदान है किसी भी घरेलू राजनीतिक हिंसा की शांति और स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखो, GATT ट्रीटी एंड डेवलपिंग कंट्रीज। GATT ट्रीटी के बारे में जानती होंगे और इसके डेवलपिंग कंट्री के कंटेक्स्ट में इसको, ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन। 1C देख लो कि सोवरेन नेशन स्टेट एंड द इंटरनेशनल कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स। जो संप्रभुत्व संपन्नशाली राज्य और साथ साथ जो मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखोगे या फिर जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करोगे तो उसमें ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा एंगल है, ठीक है। कई बार जो है यूनाइटेड स्टेट जो है यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कई बार ह्यूमन राइट्स के नाम पर किसी देश में इंटरवीन कर देता है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा अपना एंगल है। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखो जो सोवरेन नेशन स्टेट है और साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को या फिर बड़े बड़े जो देश होते हैं उसके जो कंसर्न होते हैं मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। आज अमेरिका वगैरह में वुमेन्स के साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये जितने भी इस्लामी नेशन आते हैं तो वुमेन्स को राइट नहीं है। कई देशों में तो आप देखोगे कि महिलाएं पहले तक अकेले गाड़ी भी नहीं चला सकती। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हम ऐसा यह कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कैसे कैसे देश जज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स सत्ता परिवर्तन के लिए बड़े बड़े देश देशों पर आक्रमण करेंगे। तो राष्ट्र की संप्रभुता और उसके साथ साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन, इसके बारे में हमें लिखना है। आगे 1D देखो, एंड ऑलिगोपॉलिटिक्स ग्लोबल सिस्टम। तो फिर एक तो ऑलिगार्ची नेचर होता है एक देश में, कुछ ही लोग, कुछ ही घरों के लोग जो है सत्ता पे काबिज होते हैं। ऑलिगार्ची होता है छोटा सा पूरी वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में भी ऐसे ही कुछ देशों का समूह है जो एक ऑलिगार्चिक ग्रुप है और पूरी दुनिया पर उसका जो है आधिपत्य चलता है, या फिर वही 2-4 लोग मिलकर हर जगह जो है अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सब जियोपॉलिटिक्स में होती है। क्वेश्चन 1 का चारों प्रश्न हो गया। क्वेश्चन 2 देख लो। नाउ द 3 क्वेश्चंस आर लिटिल बिट लेंथी इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, one of the tourism in world politics is nothing is that nothing is distributed equally on the face of the global not people or their talents, nor resources, nor employment, geography, features,
इस प्रश्न के माध्यम से यह कहने का प्रयास करेगा पूरी दुनिया में आप देखोगे तो हर क्षेत्र की अलग अलग जियोफिजिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, क्लाइमेटिकल हर चीज़ अलग है। हर देश में अधिक पड़ती है, तो हर क्षेत्र का हर जगह के वातावरण, वहाँ की लैंडस्केप, वहाँ का जलवायु, वहाँ का वर्षा, वहाँ का कह सकते हो कि खान पान, वहाँ की ज़मीनें, हर चीज़ में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। यहाँ जो है कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि पूरी दुनिया में सभी को एक समान सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, बहुत चीज़ों में भिन्नता है। कहीं जो है किसी देश में रिसोर्स बहुत अधिक है, कहीं तेल अधिक निकलता है, कहीं कोयला अधिक निकलता है, कहीं खनिज अधिक निकलता है। भारत में देख लो, सारे राज्य एक जैसे नहीं है, ठीक है। वही इसमें कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। कई जगह देखोगे कि टैलेंट में अलग अलग, जैसे वेस्टर्न नेशन में टैलेंटेड लोग अधिक होते तो भारत में भी है, लेकिन वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक फोकस किया जाता है। यहाँ जो है नौकरी के पीछे लोग दौड़ते हैं। चलो, रिसोर्स अधिक है, क्लाइमेट चेंज है, जियोग्राफिकल फीचर में परिवर्तन है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, एयर क्वालिटी में भी डिफरेंसेस, ठीक है। तो सबको एक समान रूप से देखा नहीं जा सकता, और जहाँ जहाँ ये भिन्नताएं होंगी, स्वाभाविक सी बात है, कोई देश जहाँ खनिज अधिक है, तेल अधिक है, तो वो अधिक प्रोस्पेरस होगा, अन्य देश में प्रोस्पेरिटी कम होगी एज कम्पेयर टू अदर नेशन। और समझ में आ गया ये सारी चीज़ें, तो ये सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो कि डिप्लोमेसी इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जो कूटनीति होती है या जो डिप्लोमेसी होती है, वो एक मात्र विदेश नीति का निर्धारण करने वाला तत्व नहीं है। या फिर जब भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और विदेश नीति को हम जब लागू करते हैं, उससे तो डिप्लोमेसी भी एक कारक नहीं होता, एक तकनीक नहीं होता, बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच अदर टेक्निक्स मिलिटरली इकोनॉमिकली कैन बी सक्सेसफुली डिप्लॉयड। और इसी कूटनीति के माध्यम से जो है हम कई चीज़ों को, अपनी मिलिट्री को, उसके बाद इसमें क्या है, अपनी आर्थिक चीज़ों को हम सक्सेसफुली डिप्लॉय करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप लोग देखते होंगे कि यूएसए वगैरह, तो आप इसका इस प्रकार से मूल्यांकन करो कि एक एम्बेसडर आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, और आपकी और जिस भी वो देश के एम्बेसडर होते हैं, उस राष्ट्र के हितों, उस देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो भारत के एम्बेसडर भारत की विदेश नीतियों का क्रियान्वयन करेगा और उसका जो है प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है। इसी प्रकार हर देश की विदेश जो है नीतियाँ होती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि डिप्लोमेसी सिर्फ एक तकनीक ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ, ठीक है, मिलिट्री हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कई एक आयामों में जो है इसका प्रयोग लाया जाता है कूटनीति की, और ये जो है कह सकते हो डिप्लोमेसी की। आगे इसी प्रश्न में पूछा गया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन। हमें जो है डिप्लोमेसी के क्या सिग्निफिकेंस है इसके कंडक्ट में, इसके बारे में हमें बताना है, इसके बारे में हमें लिखना है। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, आखिरी क्वेश्चन है पेपर 1 का, कि डिस्कस द इलस्ट्रेशंस द वे डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट एज परसीव्ड बाय द डिसीजन मेकर। देखो, कई बार हमने इस चीज़ का जिक्र किया है, कई बार हम इस चीज़ को अध्ययन करके हम लोग ये जाने हैं कि जब भी कोई भी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी देश की एक सरकार, जैसे भारत की सरकार है, कई बार कई निर्णयों को जब लेती है तो आंतरिक फैक्टर, इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में तो रखा ही जाता है। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल अभी इश्यूज हैं, इंटरनेशनल जो अभी कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं, उस पर भी ध्यान जो है दिया जाता है, ठीक है। तो आप जैसे देखो, अभी यूक्रेन वगैरह में और रशिया में युद्ध चला,
तो क्योंकि यूक्रेन जो है व्हीट बास्केट था, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्हीट वगैरह की डिमांड की रिक्वायरमेंट यूक्रेन से पूरा होती थी। अब वहाँ जो है विवाद चल रहा है, तो अब उस जो है रिक्वायरमेंट की पूरी अब दूसरी देशों से होगा, तो भारत से जो है व्हीट का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो कई बार जो है अभी जैसे इजराइल पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट और विवाद चल रहा है, तो इस परिस्थिति में आप देखोगे कि कई चीज़ें हो गया कि भारत किसके साथ है किसके साथ नहीं है। तो इंटरनल फैक्टर भी होता। अब तक की जो कांग्रेस की सरकार थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है पैलेस्टीन का साथ देती थी, बीजेपी जो है इजराइल का साथ दे रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें, खैर तो ये सब चलते रहता है। इसमें बस यही कहा जा रहा है कि जब भी कोई एक देश का राष्ट्राध्यक्ष या जो शीर्ष स्थान पर बैठे होते हैं या फिर जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो निर्णयों को लेते हैं, तो जब निर्णयों को लेते हैं तो आंतरिक कारक का तो ध्यान रखते ही हैं, इंटरनल फैक्टर्स को तो वो रिकॉग्नाइज करते ही हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है उसको भी ध्यान में रखकर निर्णयों को लिया जाता है। बातें समझ में आ गई? ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये चारों के चारों प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं। ये पेपर 2 का एक्चुअली प्रश्न था। ठीक है, हम जो है सेक्शन ए का डिस्कस कर चुके हैं 4 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेक्शन बी का जो है चारों प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।